गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है सर कि जो आज का क्लास होने वाला है ना वो बहुत ही अलग क्लास होने वाला है सर, क्योंकि आज की क्लास में केमिस्ट्री का ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है सर। और बच्चा लोग यही पकड़ नहीं पाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट कर रहा है सर। और बच्चा लोग ये समझना जिस दिन चालू कर देगा ना, और टीचर लोग कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है और किस पैटर्न से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अगर बच्चा ये दो चीज अगर समझना चालू कर देगा तो कोई भी एग्जाम क्या है सर, एग्जाम अगर डबल एग्जाम मिलेगा ना तो इसको भी क्वालिफाई करके सरकारी कॉलेज पहुंच जाएगा सर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है ना कि आज का जो क्वेश्चन है ना वो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और सारे का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट कर रहा है सर। हाँ, ये सब क्वेश्चन जो है ना ज्यादा से ज्यादा रिपीट करता है सर, इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं सर कि पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं सर, कोई आईएएस का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं। और पॉलिटेक्निक का आपके पास समय कि नहीं, 2-4 महीना समय है, यही 2-3 महीना में आप समझ सकते हो कि अगर गहराई से पढ़ोगे तो कैसे एग्जाम पास करोगे, क्योंकि यहां पर मेन मायने रखता है ना कि क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टेकअप करना, क्योंकि यहां नेगेटिव नहीं रहता है सर, ठीक ना। लेकिन आते हैं, विशेष बातें आपको मैं करता रहूंगा, और लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन क्या करता है थोड़ी सी गौर करना। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर, जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर सर दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके। कि तू ना समझोगी मेरे प्यार को। आइए सर, कहता है दूध खट्टा होता है। देखो मेरा बात, अगर मामला वाली बात पूछा ना, क्या सर ये दूध क्या होता है सर, आप सबको मालूम है कि दूध क्या होता है हमारा, ये खट्टा होता है, ठीक ना। अच्छा, ये दूध खट्टा होता है किसके कारण, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। जल्दी जल्दी ऑप्शन में क्लिक करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। दूध खट्टा होता है किसके कारण, तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण, ठीक ना सर। और ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी होगा। तो दूध खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक ना। चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर कहता है ना ओ कितना है सर, ओ, यानी ये 2 नंबर जो कह रहा है ओ क्या है, ऑक्सीजन है। अच्छा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है, ये 17 लिखा है, ठीक ना सर, उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में। अब कह रहा है ना में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है न्यूट्रॉन, क्या पूछा है, न्यूट्रॉन। अब तुम थोड़ा सा गौर करना कि कह रहा है ओ है, ओ कहे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। और ये हमारा परमाणु भार कितना है सर, 17 है, ठीक ना, यानी एटॉमिक मास है, ये हमारा एटॉमिक नंबर है। हमसे पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या। जब पूछे न्यूट्रॉन तो ये ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा देना, यानी 17 - 8 कितना होगा सर, ये आपका 9। 9 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। फिर से मेरी बातों को सुनो, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, और जब तक आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, और जब तक सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक आपकी माँ बाप का सपना पूरा कैसे होगा सर। आइएगा, तो अब अगर इसमें आपसे पूछता प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो प्रोटॉन की संख्या वही होगा जो तत्व का एटॉमिक नंबर होता है, यानी परमाणु संख्या होता है। यानी यदि तत्व का परमाणु संख्या कितना है, 8, तो इसका प्रोटॉन कितना होगा, 8 है। अच्छा, तत्व का परमाणु संख्या कितना है, 8 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 8 है। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। बस प्रोटॉन में आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में आपका कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फिर से मेरी बात को सुनो, ये आपको जब न्यूट्रॉन निकालना रहेगा तो ये ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। आपका ऑप्शन में यही था, ठीक ना, क्वेश्चन यही पूछ रहा था। लेकिन अगर इसने पूछता कि प्रोटॉन क्या होगा, तो प्रोटॉन जो होता है एटॉमिक नंबर, यानी जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या होता है, ठीक ना। और जो परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, यानी कहने का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत उम्मीद करता हूं नहीं होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर क्या कहता है, कहता है ना निम्नलिखित तत्वों में से 8वें समूह का तत्व है कौन। देखिए सर, हमसे पूछा है सर क्या, तो 8वें समूह का तत्व, यही ना पूछा है, 8वें समूह का तत्व पूछा। देखिए यहां पे गौर करिएगा, हमसे पूछा है 8वें समूह का तत्व, इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ, ठीक ना। 8वें समूह का जो तत्व होता है ना वो आपको हमारा आयरन होता है, क्या होता है सर, ये आपका
आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है, ठीक ना। 8वें समूह का तत्व, सबसे पहला तत्व कौन होता है? आयरन, जिसका हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक ना। दूसरा जो तत्व होता है ना, वो आपको होता है रूटेनियम। क्या होता है सर? ये आपका रूटेनियम, ठीक ना। रूटेनियम, रूटेनियम, ठीक ना। रूटेनियम, जिसका हम लोग लिखते हैं क्या चीज से? जिसको हम लोग RU से लिखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या 44 होता है, ठीक ना। ये पहला तत्व है जो 8वें समूह का तत्व है। ये दूसरा तत्व है जो 8वें समूह का तत्व है। एक और होगा इसमें सर, कभी कभी ये भी देगा, ओसीमियम। क्या देगा सर? ओसीमियम, ठीक ना। ओसीमियम, ओसीमियम, जैसे हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? OS से लिखते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 76 होता है। देखिए इधर, तो 8वें समूह का तत्व कौन कौन है? तो आपका आयरन भी है, लेकिन ज्यादातर क्या आपके एग्जाम में जो पूछेगा ना, तो वो आयरन ही आपका ऑप्शन में रहेगा, ठीक ना। आइएगा, अगर पूछेगा कि 8वें समूह का तत्व है, यहाँ पर आयरन दिया हुआ ऑप्शन में, तब ना आप मार दीजिएगा आयरन। ऑप्शन नंबर आपका B क्या होगा? सही होगा। लेकिन अगर आपका आयरन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या करिएगा? कान पकड़ कर 10 बार उठ बैठ करिएगा। अरे हम लोग बिहार वाले लोग हैं, कभी डरते नहीं है किसी से, सरबा तोड़ के भाग जाएंगे। हाँ आइए देखिए इधर, यहाँ पे गौर करिएगा। पूछा 8वें समूह के तत्व, तो हम सबसे पहले मारे आयरन, क्योंकि 8वें समूह के तत्व में आयरन भी आता है। और अगर आपका एग्जाम में आयरन नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप मार सकते हैं रूथेनियम। क्या मारिएगा? रूथेनियम, ठीक ना। रूथेनियम, जिससे हम लोग RU से संकेत करते हैं, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो ये आपको परमाणु संख्या है, ठीक ना। ये क्या? ये परमाणु संख्या, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 44 होता है। अगर ए भी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ओसीमियम रहेगा, ठीक ना। ए भी 8वें समूह के तत्व है। इसको हम लोग OS से लिखते हैं, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 76 होता है सर, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 की तरफ, ठीक ना। 4 नंबर का आता है ना, एल्किन श्रेणी के यौगिक का समान सूत्र होगा। देखो यहाँ पे गौर करना, आपसे पूछा क्या है सर? ये 4 नंबर में हमसे पूछा है एल्किन। क्या पूछा है? एल्किन। अब यहाँ पे गौर करना, हम लोग जिसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ENE, एल्किन। देखिए इधर, जब एल्किन का पूछा समान सूत्र के तो जनरल फार्मूला, ठीक ना। एल्किन का पूछा समान सूत्र के तो जनरल फार्मूला, जिसका होता है CnH2n, ठीक ना। क्या होता है? CnH2n, ठीक ना। हमसे पूछा एल्किन का समान सूत्र, तो CnH2n, ओके। अगर आपसे पूछ दिया होता एल्केन, क्या पूछता सर? ये आपका एल्केन, ठीक ना सर। थोड़ी सी इंग्लिश हिंदी लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है भाई। एल्केन, ठीक ना। एल्केन, ALKANE। अगर आपसे पूछ दिया होता एल्केन का समान सूत्र क्या होगा, तो जब कहेगा, देखो यहां से पकड़ना, जब रहेगा ENE तो मारना CnH2n, ठीक ना। जब रहेगा ANE तो सिंगल बॉन्ड, इसके साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। इसका जनरल फार्मूला नहीं, समान सूत्र क्या होगा आपका? तो CnH2n प्लस कितना होगा? 2 होगा, ओके। अगर रहेगा एल्किन तो मारेंगे CnH2n, अगर रहेगा एल्केन तो मारेंगे CnH2n प्लस 2। अगर आपको रहेगा एल्काइन, क्या रहेगा? एल्काइन, क्या रहेगा सर? ये आपको एल्काइन, ठीक ना। एल्काइन भाई देख लो, अब हमसे YNE। अगर हिंदी में थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया होगा तो माफ़ी सर। एल्काइन, तो एल्काइन का जो समान सूत्र होता है ना, यानी जनरल फार्मूला जो होता है ना, वो होता है CnH2n-2 होता है, ठीक ना। तो ये दोनों याद कर लो, देख लो। आपका भी क्वेश्चन में पूछा था एल्किन, तो एल्किन क्या है? तो हमारा CnH2n। अगर आपका क्वेश्चन में रहता एल्किन तो एल्किन कहेगा तो CnH2n प्लस 2। अगर आपका क्वेश्चन में रहता एल्काइन तो एल्काइन कहता तो CnH2n-2, ठीक ना। ज्यादातर क्या आपको यही रहेगा, ठीक ना। इसके साथ आपका डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक ना। कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। एल्किन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। ANE, एल्किन के साथ आपका कैसा बॉन्ड बनाता है? तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक ना। यानी कार्बन और कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है सर? ये आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक ना। सिंगल बॉन्ड बनाता है। एल्काइन यानी CnH2n-2, एल्काइन के साथ आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक ना। तो एल्किन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। एल्किन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? तो सिंगल बॉन्ड। एल्काइन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? तो ट्रिपल बॉन्ड। एल्किन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, CnH2n। आइएगा, एल्किन के समान सूत्र कैसा होता है? क्या होता है? तो CnH2n+2। एल्काइन
का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है सर तो संदीप कुमार से मिलो, तुम्हारा हर दुख दूर कर देगा। क्योंकि कहा ही जाता है सर कि तू ना मेरा प्यार को समझ पाओगी है ना सर। देखो सर, मैं क्या चाहता हूँ और क्या कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं समझता हूँ। हाँ, अब तू लोग ABC के चक्कर में मत जाइएगा सर। अगर जो भी लोग अगर एकदम पूरा डीपली तरीका से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा है, सबसे पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए ये 4 ही क्वेश्चन नहीं हुआ सर, इसमें मैंने कितना चीज बताया कि अगर 8वें समूह का तत्व रहेगा तो आपको आयरन भी हो सकता है, रूथेनियम भी हो सकता है, ओस्मियम भी हो सकता है, ठीक ना। अब कहेगा सर ये पूछ सकता है, अरे भाई पूछा है आपके एग्जाम में, ठीक ना। अगर ये नहीं रहेगा तो ये देगा, अगर ये भी नहीं देगा तो ये देगा। अगर दूध खट्टा होता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, आएगा। यहां पर इसका पूछा न्यूट्रॉन को, तो न्यूट्रॉन ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। अगर आपसे पूछा होता प्रोटॉन, तो जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन होता है, और जो प्रोटॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। बस प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, आइएगा। यहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया सर? तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन था कि आपका एल्किन का समान सूत्र क्या है? तो CnH2n है। एल्किन का हमारा समान सूत्र CnH2n, एल्केन के समान सूत्र CnH2n+2, एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2। अच्छा, एल्केन CnH2n+2 सिंगल बॉन्ड, एल्किन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है सर तो कमेंट करो, अगर दिक्कत नहीं है तो मां सरस्वती का नाम लेकर के एक बार शेयर कर दो सर, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि कैसा लग रहा है ये क्लास सर, क्योंकि ये क्लास आपकी माँ की सपना का क्लास है सर, आपकी मम्मी पापा का सपना का क्लास है। क्योंकि आपको इसलिए पढ़ने के लिए भेजा है ताकि अपनी माँ बाप को सपना को पूरा करे, ना कि नालायक जैसा किसी रोड पर लड़की को जाते हुए छेड़े, क्योंकि वो भी किसी माँ बहन है। देखो मेरा बात जिसको दुख लगेगा तो माफी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है। और क्वेश्चन नंबर 5 यही कहता है ना क्या कि सल्फर आवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है? अच्छा, क्या पूछा? सल्फर आवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है? थोड़ा सा पहले गौर करना। अच्छा, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, किसका नाम लिया? सल्फर का। कारा सल्फर आवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है? अच्छा, सल्फर को ही हम लोग क्या कहते हैं? गंधक। क्या कहते हैं सर? गंधक, ठीक ना। कभी कभी आपको सल्फर ना लिख करके गंधक लिखिएगा, ठीक ना। सल्फर को ही हम लोग कहते हैं गंधक, और पूछा है कि सल्फर आवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है। तो सबसे पहले गौर करना, सल्फर जो होता है ना सर, सल्फर का आपका परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है, ठीक ना। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। आइएगा, जब सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है ना, तो जिस ग्रुप का सल्फर है उसी ग्रुप का ऑक्सीजन भी होता है, ठीक ना सर। तो ऑक्सीजन के ग्रुप में ही सल्फर भी आता है। ओके, तो यहां पर आपको क्या होगा सर? तो ये आपका 5 यानी कितना? 6 ए है ना, 6 ए ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? 6 ए ग्रुप का है, ठीक ना। तो 6 ए ग्रुप का ये क्या है सर? आपका तत्व है, ठीक ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछता ऑक्सीजन, क्या पूछता? तो ऑक्सीजन। अगर आपसे बात करता ऑक्सीजन किस ग्रुप का तत्व है, ठीक ना। आवर्त सारणी में ऑक्सीजन किस वर्ग का तत्व है? तो यहाँ पे गौर करना। अगर आपसे पूछा कि सल्फर किस वर्ग का तत्व है, तो सल्फर जो है सर वो आपको 6 ए वर्ग का तत्व है, ठीक ना। 6 ए वर्ग का तत्व है। अगर आपसे पूछता ऑक्सीजन किस वर्ग का तत्व है, तो ऑक्सीजन किस वर्ग का तत्व है? थोड़ा सा गौर करना। तो जिस वर्ग का ऑक्सीजन है आपको वही वर्ग में क्या आता है सर? आपका सल्फर भी आता है, ठीक ना। तो अब यहां पे गौर करना। तो अगर पूछेगा ना तो आपका 6 ए ग्रुप में है। कौन सी ग्रुप में है? 6 ए ग्रुप में है। आपका 6 ए ग्रुप में है आपका सल्फर, तो ऑक्सीजन भी आपका किस में होता है? तो 6 ए ग्रुप में होता है। यहां पे गौर करना। क्या करना है सर? गौर करना। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा ना कि ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस वर्ग का ग्रुप का तत्व है, ठीक ना, तो 6 ए का है, ठीक ना। और 6 ए ग्रुप का हमारा क्या? ऑक्सीजन। तो उसी का जो है ना वो सल्फर भी है, ठीक ना। तो 6 ए में आपका सल्फर भी आता है और ऑक्सीजन भी आता है। ये आपको थोड़ा सा नोट कर लेना है पॉइंट, ठीक ना। आइएगा, आपने आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो आपका सी होगा। आइए अगला कहता है ना 6 नंबर क्वेश्चन होगा ना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है?
देखो सर, जब भी बात आती है विद्युत ऋणात्मक का ना, तो जब भी बात आती है विद्युत ऋणात्मक का ना, और अगर बात करता है आवर्त सारणी में, अगर बात आती है विद्युत ऋणात्मक का और बात होता है आवर्त सारणी वाले तत्व का, ठीक ना। देखो यहाँ पे गौर करना, अगर बात होता है आवर्त किसका सर, ये आवर्त सारणी वाले तत्व का, ठीक ना, आवर्त सारणी वाले तत्व का, और बात होती है विद्युत ऋणात्मक का, तो जो हम लोग किसको कहते हैं, फ्लोरीन को कहते हैं। किसको कहते हैं सर, ये आपको फ्लोरीन को कहते हैं, ठीक ना। आइएगा, किसको कहते हैं हम लोग, फ्लोरीन को कहते हैं, ठीक ना। फ्लोरीन क्या कहते हैं सर, फ्लोरीन। आइएगा, फ्लोरीन होता है, क्या होता है, फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व क्या है, फ्लोरीन है, ठीक ना। ओके, अगर बात करेगा आवर्त सारणी में तब, ठीक ना, फ्लोरीन होगा, क्या होगा हमारा, फ्लोरीन होगा। ओके, जिसको हम लोग एफ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी में आपका क्या है, फ्लोरीन है। क्या सर, ये हमारा फ्लोरीन है। ओके, आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7 की तरफ आइएगा। कहता है KCN का क्षारीय घोल होता है, देखो यहां पे गौर करना, KCN क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 7। KCN का क्षारीय घोर, ये ना पूछा जलीय घोर होता है हाँ, मैंने आंसर ही बोल दिया। KCN का जलीय घोल, क्या पूछा है सर, ये घोल। अच्छा, कभी कभी ये घोल ना लिख करके ना क्या लिख देगा सर, आपको विलयन, ठीक ना। इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, KCN का जलीय घोल होता है, या फिर आपका क्वेश्चन रह सकता था कि KCN का जलीय विलयन होता है, ठीक ना, विलयन होता है। तो ये दो टाइप में पूछेगा, कभी कभी घोल को हटाएगा विलयन को सटाएगा, कभी कभी विलयन को हटाएगा घोल को सटाएगा। जैसे आपके एग्जाम में जब से आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है KCN जलीय, KCN का जलीय घोल होता है, तो KCN का जलीय घोल जो होता है वो हमारा क्या होता है, आप सबको मालूम है कि हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक ना सर। ये क्या होता है आपका, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है, यह आप सबको मालूम होगा। लेकिन अब समझ लेना ना, तो आप कहिएगा सर मेरा ऑप्शन में तो क्षारीय है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा कोई नहीं, ठीक ना, इसका होगा कोई नहीं। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। तो अगर पूछेगा KCN का जलीय घोल, या फिर पूछे KCN का विलयन होता है, जलीय विलयन होता है क्या, तो KCN का जलीय घोल कहे या फिर जलीय विलयन कहे, आपका क्षारीय होता है। लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं क्षारीय दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा हमारा, इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा क्षारीय, ठीक ना। लेकिन अगर यहाँ पर है कोई नहीं, लेकिन आगे हो सकता है एग्जाम में क्षारीय दिया रहेगा तो क्षारीय मारना, ऐसा नहीं कि कोई नहीं मार देना। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं सर। 8 नंबर का आता है, दो गैसों का विसरण, दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 2:3 है, तो गैसों के अनुभारों का अनुपात होता है। देखो यहाँ पे गौर करना, कह रहा है दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात। देखो यहाँ पे हमको गतियों का अनुपात है, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब ये सब प्रिंट कर लिया होगा। देखो यहाँ पे गौर करना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, अरे जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आइए, कहता है दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात। अच्छा, किसका अनुपात दिया हुआ है सर, ये आपको यहाँ पर गौर करना, गतियों का अनुपात, ये ना है गतियों का अनुपात, ठीक ना, गतियों का अनुपात दिया हुआ। आप देखो इधर गतियों का अनुपात दिया हुआ 2:3। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है ना 2:3, तो गैसों के अनुभारों का अनुपात। क्या पूछा है, अनुभारों का अनुपात। देखो अनुभारों का अनुपात पूछा है, जबकि गतियों का अनुपात दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन में हम लोग कैसे टकराएंगे, क्वेश्चन से टकराने के लिए सर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस होनी चाहिए। ये जब भी आपको गैस की बात करेगा, किसका बात करेगा, गैस का, ठीक ना, और गैस में गतियों का अनुपात दिया रहेगा और पूछेगा अनुभारों का अनुपात, या फिर अनुभारों का अनुपात दिया रहेगा और कहेगा गैसों का अनुपात क्या होगा। देखिए इधर जब ये गतियों का अनुपात दिया रहेगा ना और पूछेगा अनुभारों का अनुपात, तो क्या करना है कि ये 3 को आगे लाना है और 2 को इधर ले जाना और दोनों पर स्क्वायर कर देना है।
ये दोनों पे स्क्वायर कर देना है ये, लेकिन लास्ट वाला को पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना। अगर इसको फार्मूला पर इसको बेसिक फंडा से तोड़ोगे ना तो बहुत समय लग जाएगा सर, 2-3 मिनट लग जाएगा, ठीक ना, लेकिन इतना टाइम रहेगा नहीं। और इस टाइप पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी आता है, और आएगा तो फिक्स लैंग्वेज इसका यही रहेगा, इसका लैंग्वेज चेंज होगा ही नहीं सर, ठीक ना। आइएगा तो जब भी आपको पूछे गतियों का अनुपात दिया रहेगा, अनुभारों का अनुपात मालूम करने के लिए बोलेगा, तो इसको बस आप पीछे वाला को आगे लिखना, इसको यहाँ लिखना, दोनों पर स्क्वायर कर देना है, यानी इसका आंसर होगा 9:4। क्या रहेगा? 9:4। अब तुम सोचो सर कि अगर आपको अनुभारों का अनुपात मालूम है, अनुभारों का अनुपात मालूम है, ये मान लो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ठीक ना सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुभारों का अनुपात मालूम है 16 अनुपात कितना 9। आपसे पूछा है गतियों का अनुपात क्या होगा, गतियों का अनुपात क्या होगा। अब थोड़ी सी गौर करना है, यहाँ पे अनुभारों का अनुपात मालूम है, गतियों का अनुपात पूछा है ना, तो आपको मैंने जस्ट अभी पढ़ाया हूँ कि अगर गतियों का अनुपात मालूम रहे, अनुभारों का मान अनुपात हमको निकालना हो, तो ये पीछे वाले को आगे करना है, यहाँ वाले को यहाँ करना है, ये पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे कर देना है, और दोनों पे स्क्वायर कर देना है, ठीक ना। लेकिन अब इसका जस्ट उल्टा काम कर रहा है, यहाँ पे अनुभारों का अनुपात है, तो यही करना है कि ये पीछे वाले को आगे करना है और ये आगे वाले को पीछे करना है। अच्छा, हमको निकालना है गतियों का अनुपात, तो दोनों पे रूट लगा देना है। क्या कर देना है सर? दोनों पे रूट लगा देना है, यानी आपका 3 अनुपात कितना हो जाएगा? आंसर 4 होगा सर। 3 अनुपात कितना आंसर होगा? 4 होगा। यहाँ तक उम्मीद है कि आप सब समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे सर तो मैं तो अच्छी तरीके से समझा ही डालूंगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर अगला, ये वाला क्वेश्चन आप सबको बनाना होगा सर। क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ी सी गौर करिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से बड़ा कम मुलाकात होता है, ये सब क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में आता है ना। टीचर लोग बड़ा कम ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाता है। कहता है किसी गैस के विसरण की दर निम्न पर निर्भर करता है। अच्छा, किसी गैस के विसरण की दर निम्न पर निर्भर करता है, मतलब किस पर निर्भर करता है, यही पूछा। किसी गैस के विसरण की दर निम्न पर निर्भर करता है, मैंने किस पर निर्भर करता है। देखो इधर अगर बोलेगा ना, क्वेश्चन नंबर 9 होगा ना, गैस के विसरण की दर निर्भर करता है। देखो यहां पर गौर करना, गैस के विसरण की दर निर्भर करता है 2 चीजों पे सर, ठीक ना। एक आपको अनुभार पे, किस पर? एक आपको अनुभार, ठीक ना। और दूसरा क्या होता है सर, ये आपका घनत्व पर निर्भर भी करता है। किस पर निर्भर करता है? आपको घनत्व पर भी, ठीक ना। अब यहाँ पर गौर करो, गैस के विसरण की दर निर्भर करता है, यही ना पूछा एग्जाम क्वेश्चन। किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करता है, हाँ ठीक तो है। किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करता है, अनुभार पर भी निर्भर करता है और घनत्व पर भी निर्भर करता है। लेकिन आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको सी नंबर में है अनुभार, तो हमको मारना है अनुभार पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपको अनुभार ना दिया रहे तो घनत्व दिया रहेगा, ठीक ना। अगर आपका ऑप्शन में अगर अनुभार नहीं दिया रहेगा तो आपको घनत्व दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? घनत्व दिया रहेगा। तो कहेगा गैस के विसरण की दर निर्भर करता है, अनुभार पे भी निर्भर करता है और घनत्व पे भी निर्भर करता है। लेकिन नोट दे करके लिख लो, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया क्लिक। लेकिन आगे नोट करके लिख लो, किसी गैस की विसरण, ये भी लिख लो, किसी गैस की विसरण अनुभार या घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, अब इधर देखो यार, इधर सुनो, मैंने यहाँ पे लिखा है सर, इसका तो आपका आंसर हो गया अनुभार। अगर अनुभार नहीं दिया रहेगा तो घनत्व मारेंगे। लेकिन अगला जो टॉपिक है सर इसी में है, ठीक ना, मतलब इसी से रिलेटेड है, ये भी पूछ सकता था। किसी गैस का जो विसरण होता है ना, गैस का जो विसरण होता है ना, वो अनुभार, ये अनुभार है, कुछ और मत पढ़िएगा,
अनुभार, ठीक ना। अनुभार और घनत्व दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए अनुभार या घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना सर। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया किसी गैस का विसरण अनुभार दिया रहेगा या फिर घनत्व दिया रहेगा के क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। किसी गैस का विसरण अनुभार का क्या होता है, अनुभार के वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर कहेगा किसी गैस के विसरण घनत्व के वर्गमूल का क्या होता है, तो वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी गैस के विसरण अनुभार का वर्ग का मूल का क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर कहेगा किसी गैस के घनत्व का वर्गमूल का क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है सर। तो ये वाला भी नोट कर लो। और सबसे पहले सर मैं बता देना चाहता हूँ कि अब आपका केमिस्ट्री का भी क्लास शुरू हो चुका है, तो आप सब शांतिपूर्वक पढ़िए सर, और फिर आप सबका क्लास कंटिन्यू अब चलेगा। हो सकता है तो मैं आपका क्लास का टाइमिंग दो बैच लूँगा सर, एक मॉर्निंग में भी कर दूंगा, एक शाम में भी कर दूंगा सर। थोड़ी सी भी समय का अभाव है, देख रहे हो बाल ताल जैसे तैसे मैं करके पढ़ा रहा हूँ सर, क्योंकि थोड़ी सी सर क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रही है और ऑफलाइन भी इतना ज़्यादा क्लास हो रहा है कि सर थोड़ा सा कंडीशन होता है, लेकिन ऑनलाइन कभी मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक ना। और आप सबकी क्लास हो सकता है तो एक क्लास और बढ़ाऊंगा, तो इसलिए आप सबको टेंशन नहीं लेना है, तब तक देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू, मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।